जय माता दी। अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं शिवांग सत्य गुप्ता। संडे का दिन है और दिल्ली की जो गर्मी बढ़ी थी वह आहिस्ता आहिस्ता शांत हो गई है। इस सब के बीच में अच्छी बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी जो टेक सेवी हैं उन्होंने भी यंग जनरेशन के साथ संवाद करना शुरू कर दिया। जो लोग इस सब चीज़ों को वॉच कर रहे थे उन लोगों के अलग अपने अपने विचार हैं। चूँकि हम डीली यंग बच्चों को करते हैं तो एक चीज़ तो हमें पता है कि जो यंग बच्चों के साथ रहता है वो यंग ही रहता है, क्योंकि यंग जनरेशन का कोई नाम नहीं होता। यंग जनरेशन होती है, चाहे वो ह्यूमंस की हो फिर चाहे वो किसी भी स्पीशीज़ की हो। उसमें उत्साह होता है, उसमें एनर्जी होती है, उसमें एक नया जज्बात होते हैं, नयापन होता है। तो आज जैसे बैठे थे तो बहुत से लोगों को कम पता होगा कि जनरेशन जेड नाम क्या है, जनरेशन अल्फ़ा क्या है, कल बीटा आ रही है वो क्या होगी। तो मैं ये समझता हूँ भारत की सभ्यता में हम भारत को बिलोंग करते हैं, इसमें जनरेशनों के नाम ऐसे नहीं होते। यहाँ पे एक ही नाम होता है युवा, यंग, यूथ, जिसके अंदर एनर्जी है, जो नई उम्मीदों के साथ दुनिया में आया है और जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, आगे जा रही हैं, आगे और आगे जाएंगी। जो आज जनरेशन मिलीनियल थी, कल बीटा के आगे वो पीछे वाली जनरेशन होगी। हर जनरेशन अपने लिए एक नया होप, नई जज्बात लाती है, नई टेक्नोलॉजी लाती है। अब जैसे मैं अपनी होश की बात करूँगा तो 90s में कॉर्डलेस फ़ोन थे। तो जिस जनरेशन ने मोबाइल देखा ही नहीं है उसको समझ नहीं आ सकती कि कभी ऐसी भी दौर आएगा जब हम मोबाइल के ऊपर हम बात ऐसे करेंगे। जिन्होंने टीवी का जनरेशन देखा उन्होंने तो टेक्नोलॉजी, ये बड़ा एक पॉजिटिव दुनिया में दौर चल रहा है। वर्ल्ड वार थर्ड, सेकंड के बाद थर्ड, भगवान ना करे हो कभी, सेकंड के बाद का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर आया जिसके अंदर हम होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस आज भी उधर ही हैं। कुछ चीज़ें नहीं बदलती, जिसके बीच में आता है इंसान का स्वभाव, इंसान की सोच। ह्यूमंस चाहे जंगलों में रह रहे थे, चाहे कबीलों में रह रहे थे, चाहे फिर वो किसी किस्म के जिसको बोलते हैं ना हम लोग ट्राइबल एरियाज़ में रह रहे थे, चाहे फिर वो मेट्रो में रहे, चाहे वो अर्बन में रहे, ह्यूमन ह्यूमन है। उसके अंदर लालच है, ग्रीड है, डर है, खौफ है, मैनिपुलेशन है। उसके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की ख्वाहिश है, खोजने की ख्वाहिश है, होप है, पॉजिटिविटी है। तो ये सब मिश्रण जो है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलती रहेंगी। तो जनरेशन जिसके बारे में बड़ी बातें की जा रही हैं कि हम ऐसे हैं, हम कैसे, सब ने देख लिया। अच्छी बात यह है कि इनके अंदर एक उम्मीद है, ख्वाहिश है, ये नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं। तो जो लोग इनसे आगे बैठे हैं, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम आईएएस ऑफिसरों की बात करें, मंत्रियों की बात करें, जितने भी लोग पावर में लोग बैठे हैं ये भी कल उसी पावर में होंगे। इनके भी एक विचार होंगे, इनकी भी सोचें होंगी। लेकिन जो इनके आगे की जनरेशन होगी इनको भी यही सुनना पड़ेगा कि ये उनको नहीं समझ रहे। जैसे अभी जनरेशन बीटा आ जाएगी अल्फ़ा के आगे, जब तक जनरेशन जेड पेरेंटिंग करेंगे, बड़े बनेंगे, अफसरों की तरह आप कुर्सियों में बैठेंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो जो जनरेशन अल्फ़ा के बाद आनी है, आज की जुबान में कहें या आने वाले ज़माने में बीटा, मैं नहीं कहूँगा, युवा आने हैं जो जो इनके आगे 20, 21, 15, 18, 14 साल के बच्चे होंगे, टीनेजर होंगे, यंग होंगे, वो इनके अंदर देखेंगे कि यार आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो, और ये उनको बोलेंगे आप हमारी बात समझ नहीं रहे हो। ये है वेस्ट का कल्चर। भारत की संस्कृति में मोहन भागवत जी ने जो कहा वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बेबी बूमर्स बोलते हैं 1946 से लेके 64 वालों को, जनरेशन एक्स बोलते हैं 65 से लेके 80 वालों को, मिलीनियल्स बोलते हैं 81 से 96 वालों को, जनरेशन जेड बोला जाता है 97 से 2012 वालों को, जनरेशन अल्फ़ा बोला जाता है 2013 से लेके 2024-25 वालों को, जनरेशन बीटा जो 25 के बाद आएंगे, क्योंकि एक नया रिवोल्यूशन आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जो जनरेशन उसको समझने वाली होगी उसको ऐसा बोला जाएगा। तो ये भारत के लिए और विश्व के लिए एक बड़ा पॉजिटिव टाइम है कि ये जनरेशन पुराने जो स्टेटस को हैं उनको चैलेंज करती है। और अच्छी बात यह है कि ये उनके कुरीतियों को डिस्कस करती है। लेकिन जो कुरीतियाँ पुराने सिस्टम्स में थी
और जो इनके अंदर भी आ जाएंगी, आगे भी आएंगी, वो हमेशा से होंगी। वो है इंसान की जो 5 हमने जिसको बोला हमारे एनिमीज होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का मतलब होता है डिजायर, लोभ का मतलब होता है ग्रीड, काम, क्रोध और एंगर, ग्रीड, डिजायर और ईगो। काम, क्रोध, मोह। मोह होता है बिलोंगिंगनेस। तो वो जो चीज़ें गलत हैं वो भारत की संस्कृति ने हज़ारों साल से डिफाइन कर दी हैं, तो वो इस जनरेशन में भी होंगी, आने वाली जनरेशनों में भी होंगी। तो इस पूरे प्रोटेस्ट में जो देखने को मिला कि हर किस्म के जनरेशन का हमने फेस देखा। और आज जैसे सुबह से जो जनरेशन इन्हीं को बिलोंग करती है वो इनकी की हुई गलतियों को सामने भी ला रही है, अपने तरीके से सामने ला रही है। हमें खुशी इस बात की है बीइंग इन अर्थ न्यूज़ की हम इस जनरेशन को भी समझते हैं, पिछली जनरेशन को भी समझते हैं, खुद को भी समझते हैं, और इनके साथ रह के हम भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनके एक्सप्लॉइटर कौन है? इनके एक्सप्लॉइटर है सोनम वांगचुक जैसे लोग, जिनको इनका इस्तेमाल करना है, इनकी जोश का इस्तेमाल करना है अपने पॉलिटिकल फायदों के लिए, अपने आप को रेलिवेंट बनाने के लिए, और देश को नुकसान देने के लिए एनजीओस का मुखौटा पहन के देश के इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर एनजीओस की फंडिंग के थ्रू रुकावट डालनी। जैसे कि लद्दाख में एक एनर्जी का एक सर्ज होने वाला है प्रोडक्शन का, तो जो फॉरेन के हमारे लोग हैं जो हमें ये सारी चीज़ें देते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि भारत सेल्फ सफिशिएंट बने एनर्जी में, वो चाहते हैं भारत हमेशा डिपेंडेंट ही रहे। तो उस सब के बीच में आप ये समझें कि एक एलेबोरेशन की ज़रूरत है जो इस जनरेशन को जब पता लगेगी तो ये जनरेशन खुद ही उनको डाउन प्ले कर देगी। और ये जनरेशन जो है ये, चाहे हम जवान थे, जब हम इस एज में थे, हमारे पेरेंट्स हमारे चीज़ों के साथ हमें इम्पॉर्टेंट कई चीज़ें वो हमारी सुनते थे, हम उनको सुनाते थे, इसी तरह हमें भी इनकी बातें सुननी है। ये बहुत अच्छी बात बोली, तभी मैंने टाइटल में कहा कि आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भारत में होना भारत के लिए ब्लेसिंग है। क्योंकि मोहन भागवत जी की जो स्टेटमेंट आई वो शायद बेबी बूमर्स की वाली जनरेशन को बिलोंग करते हैं। इनके हिसाब से देखा जाए कि 1946 वाली जो जनरेशन है 64 की, उनको बिलोंग करते हैं, लेकिन वो भारत की सभ्यता को फॉलो करने वाले लोग हैं, भारत की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, यंग को प्यार करते हैं। उन्होंने कहा संवाद करिए, इनको डिक्टेशन मत दीजिए, इनको डिस्कशन में लाइए, सुनेंगे, ये हमारे बच्चे हैं। अक्सर मुझे अपने पिताजी की बात याद आती है, जब मैं छोटा था तो अपनी मर्जी से काम करता था, ये 92-93 की बात होगी, तो पापा के कुछ फ्रेंड्स थे जो इनसिक्योर फील करते थे, पापा मुझे अपने साथ रखते थे। तो एक जगह पे जम्मू में एक जगह है जिसको केसी प्लाजा बोलते हैं, तो हम बैठे थे, तो पापा के उन्होंने बोला कि शिवांग जो है अपने हिसाब से चलता है, गुप्ता साहब आप साथ में रखते हो तो इसका नुकसान होगा, इसकी पढ़ाई पे असर आएगा, चीज़ों पे। पापा ने बोला यार मेरा बेटा है, मेरा डीएनए है, मेरे पे ही जाएगा, कितना ही कम होगा। तो आज अच्छा लगता है क्योंकि जब अब आज मैं काम करता हूँ 12-12 घंटे हो जाते हैं, 20-20 घंटे हो जाते हैं, अपने आप ही अंदर से सेल्फ इम्पोर्ट डिसिप्लिन आता है, देश के प्रति प्यार आता है, क्योंकि जो पिता के संस्कार हैं डीएनए में वही आगे आएंगे, माता पिता के संस्कार। तो मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारी संतानें हैं, भारत की संतानें हैं, ये यूरोपियन संतानें थोड़ी अपना देश फूंक देंगी। बहकावे में आ गए, किसी के जोश में आ गए, थोड़ी देर के लिए तो इनको आप गलत रास्ते ले जा सकते हो, लेकिन जैसे ये सेटल डाउन होंगे ये अच्छा ही करेंगे। और मोदी जी ने भी जिस तरीके से जवाब दिया उस तरीके से समझ में आता है कि हम लोग भारत है, हम बड़े से बड़े क्राइसिस से निकल जाते हैं। मुगल आते हैं, हमें इन्वेड करते हैं, वो भी अल्टीमेटली हमारी सभ्यता का पार्ट बनना चाहते हैं, दीन ए इलाही लाना चाहते हैं, लेकिन सभ्यता का पार्ट वही बन सकता है जो इस जगह को बिलोंग करता है। इंस्पायर तो कोई भी हो सकता है। तो जो भारत का अपना डीएनए है ना, उसी के बारे में आरएसएस ने और मोहन भागवत जी ने कहा कि इन बच्चों से बात करिए, फैमिली को अपना टाइम दीजिए, क्योंकि परिवार बनाया ही भारत ने है, परिवार जैसा इंस्टीट्यूशन है ही भारत का, और मर्जी से परिवार। हम सबसे बड़ा परिवार मानते हैं भगवान शिव का परिवार, माता आदि शक्ति, भगवान शिव, श्री गणेश और कार्तिक स्वामी, और उनकी एक पुत्री भी है। तो उस परिवार में गणेश जी हैं, स्लो मूव करते हैं, दिमाग के तेज हैं,
अपने हिसाब के स्वभाव के हैं, उसकी सवारी मूषक है, कार्तिक है, मोर पे चलते हैं, उनकी अपना स्वभाव है, वो अपने तरीके से देवताओं के जो वो सेनापति हैं। भगवान शंकर हैं, साधु हैं, परिवार बनाया है, अपने हिसाब से तप यज्ञ में रहते हैं, महादि शक्ति हैं, ऐश्वर्य रूप है, फिर भी एक परिवार में रह के वो समाज और सिस्टम के साथ एक कोलैबोरेशन लेके चल रहे हैं और उस परिवार में सौहार्द है। ये है जो मोहन भागवत जी ने एक्सप्लेन किया कि परिवार में अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुश्मन उस जमाने में भी हैं, आज भी और आने वाली पीढ़ियों में भी होंगे। तो जैसे ही ये जनरेशन इन 4 दुश्मनों के साथ फंसती है, ये जनरेशन हो या कोई भी जनरेशन हो, गलत ही करेगी। इनको डराया जाए, इनसे गलती होगी, इनको लालच दिया जाए, इनसे गलती होगी, इनको घमंड दिया जाए, इनसे गलती होगी, इनकी डिज़ायर्स को एक्नॉलेज किया जाए, इनसे गलती होगी, हमसे भी होगी, सबसे होगी। तो आज का जो ये पूरा शोर पड़ा, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पॉलिटिकल सिस्टम को ये पता लगा कि यंग जनरेशन इंटरनेशनली बाकी कंट्रीज़ की कैसी है और भारत की कैसी है। भारत की यंग जनरेशन ने फिर बताया कि हमें उपद्रव मचाने के लिए पाकिस्तान से भी प्रोवोकेशन आ रही थी, वेस्टर्न मीडिया भी हमें प्रवोक कर रहा था, लेकिन हमने किया वही जो हमें करना था। एक तरफ से जो लोग प्रवोक होके आ रहे थे वो लोग अपशब्द बोल रहे थे, अपने नेताओं को, अपने बुजुर्गों को अब्यूसिव लैंग्वेज बोल रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं में से लोग उनको रोक भी रहे थे। और आज की डेट में एक क्लैरिटी सामने आई कि अगर दीपके जैसे लोग, बेशक वो जनरेशन हमारे युवा हैं, भटक सकते हैं, किसी लालच में आ सकते हैं, सौरभ दास जैसे लालच में आ सकते हैं, आपस में इनमें झगड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने फेयरली बोला। क्या नाम है उनका जो जिसको हमने इन्होंने बाद में उनको छोड़ दिया था, वो भी एक थे इनके साथी इनके, जिनको इन्होंने बाद में डांस करने के लिए, बर्गर खाने के लिए छोड़ दिया। तो एक जनरेशन जो अगली होती है ना, हमेशा पिछली से फॉरवर्ड होती है, नया होप, नई एनर्जी लाती है, उसको वेलकम करना है। और पुरानी जनरेशन ने जो इटर्नल नॉलेज है उसको ट्रांसफ़र करना है। हमने इनकी एनर्जी से चलना है, इनके हिसाब से चलना है, लेकिन विजडम जो कृष्ण जी की गीता से शुरू हुई वो भारत में ही है, वेस्ट में है नहीं, तो वेस्ट दे नहीं सकता। तो वेस्ट में ये कमज़ोरी है, भारत में ये शक्ति है। तो इसी तरह मोदी जी ने शक्ति का फ़ायदा लिया और मोहन भागवत जी की बात जो सामने आई और ये सारा जो स्टैंड हुआ, उससे भारत का युवा अपने देश को पहले से ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो ज़्यादा समझ रहा है। और उसको ये नहीं कहते ही मोदी सरकार झुक गई, मोदी सरकार सेंसिटिव अपने युवाओं के लिए। और पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है उसके ऊपर बात करूँगा। पेपर लीक के लिए अब उन्होंने एक टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को लाया जो इन्फोसिस के कौन फाउंडर थे। टेक्नोलॉजी से प्रोसेस को आप अच्छा बना सकते हो, लेकिन जब तक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर बात नहीं होगी तब तक टेक्नोलॉजी उसको फास्ट कर सकती है, एक्यूरेट कर सकती है, बट सुधार नहीं सकती। तो आज मैं क्योंकि एजुकेशन को बिलोंग करता हूँ, 25-26 ईयर से एवेल्यूएशन पे काम कर रहा हूँ। हमें माइक्रो असेसमेंट्स की तरफ जाना है, हमें विंडो ऑफ इवैल्यूएशन बढ़ानी है। विंडो ऑफ इवैल्यूएशन मेरा मकसद है कि जो एग्ज़ाम हम 3 घंटे में लेते हैं, एक शिफ्ट में लेते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चे को 2 या 3 साल के बाद कि अब मैंने इस दिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके, कॉम्पीट करके एक 5 साल के कोर्स में चले जाना है। तो वो एक एक्यूरेट एवेल्यूएशन नहीं दे सकता किसी बच्चे के बारे में। हमें कंटिन्यूअस एवेल्यूएशन प्रोग्राम चाहिए जिसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटियों के बाद एक बच्चे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि मैं अगर इस कोर्स को नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे में कमी नहीं है, शायद मैं वो कर रहा हूँ जो मेरे स्वभाव का पार्ट नहीं है, शायद मैं किसी लालच में आके कर रहा हूँ। तो उसको करके फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक रिफॉर्म आ सकता है। तो 1 स्टूडेंट 1 गोल पे मैंने काम किया था, पूरा प्रोसेस मेरा रेडी है। नेक्स्ट जब मैं पॉडकास्ट करूँगा उसके ऊपर डिटेल बात करूँगा। आज की बात ये थी कि पॉजिटिविटी है, और अब आगे जो बात करनी है वो बड़ी ज़रूरी है। वो है कि जिस तरीके से अब इन सब चीज़ों को पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए ग्रुपिज़म की जा रही है, उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। कि मुझे इस जनरेशन में एक नई होप दिखी है कि ये जनरेशन किसी भी डिवीजन पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देने वाली नहीं है, जो आज का हमारा विचार है। तभी मैंने बोला RSS इज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज
वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके अंदर वॉलंटियर्स है, जिसका मन है, जिसकी ख्वाहिश है वो वॉलंटियर करे सर्विस को और पार्ट बने। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देश में होने से इस देश की सिक्योरिटी इंश्योर होती है, जो सामाजिक बदलाव पे बिलीव करती है। और इस आंदोलन में भी मैंने जब देखा कि युवाओं को एड्रेस करने के लिए खुद सामने आए, दिस मैटर्स, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर सामने आए, दिस मैटर्स, प्रधान जी ने कहा अगर मेरे बच्चे नहीं सेटिस्फाइड है मेरी वर्किंग से मैं त्याग पत्र देता हूं, दिस मैटर्स। ये कोई आम चीज़ नहीं है। अगर हम पुराने शास्त्र युवा आंदोलन लें तो बिहार में अगर कोई जाके देखे 90 कैजुअलिटीज हो गई थी। वो सेंसिटिव सरकारें थी क्या? अब है रिफॉर्म कैसे होगा, इसके ऊपर मेरे पास भी जो नॉलेज है मैंने भी देनी है, और भी जो लोग इवैल्यूएशन को समझते हैं, बच्चों के साथ डील करते हैं, उनको आगे आना है और उनको अपनी सजेशनें गवर्नमेंट को लिखनी है, ताकि इसी पॉडकास्ट के थ्रू जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई और बोलेगा, हमारी बात आगे जाए और फिर वहाँ से उसको लिया जाए और हमें अपने देश के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा बनाए। अब इसमें दूसरी तीसरी बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट आनी, वो ये है रिजर्वेशंस। इसके बारे में ये यंग जनरेशन ही अपने पेरेंट्स को बता सकती है कि अगर हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, अगर हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ हैं, हम क्यों लालच कर रहे हैं? तभी मैंने बोला लोभ। भारत आज अलग चैलेंजेस से गुजर रहा है, पहले भी अलग चैलेंजेस से गुजरा था। अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ पे डिवीज़न कर दी गई, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना दिया गया, और फिर वहाँ पे आगे ये देश नहीं बढ़े, डिवीजन पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया गया। मैं अम्बेडकर जी का देख रहा था कि उन्होंने जब उनकी सेहत खराब होती है और उनको जो रख रखाव करते हैं, एक डॉक्टर होते हैं, उन्हीं डॉक्टर के साथ वो शादी करते हैं। कास्ट डिफरेंस था बट मैरिज हुई। अगर 1947 के बाद या पहले हालात ऐसे थे, ये समाज कास्टिज्म को पीछे छोड़ चुका था, तो फिर किसने कहा कास्टिज्म की पॉलिटिक्स वापस लाई जाएगी? अगर यहाँ पे आंदोलन होता है जेपी का और उसमें से लालू यादव जैसे लोग निकलते हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग निकलते हैं, एक उम्मीद के साथ यंग जनरेशन निकलती है, फिर वो कास्ट पॉलिटिक्स में क्यों पड़ जाती है? फिर वो रिजर्वेशन के सपोर्टर बन के एक देश को डिवाइड की तरफ क्यों ले जाते हैं? तो अब ये जनरेशन से होप मुझे आई है कि आज हमें रिजर्वेशन सिर्फ चाहिए उन लोगों की जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वो किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी जात में पैदा हुए हैं। रिलीजन के नाम पे मिनॉरिटी देना और फिर उस मिनॉरिटी की पॉलिटिक्स करना, ये लोभ है। ये नई जनरेशन ने जिस तरीके से एक उम्मीद जगाई है, अगर हम इनको एजुकेट करें, इनको फैक्ट्स बताएं, तो इनमें वो ताकत है कि ये रिजर्वेशन का जो एक जिसको बोलते हैं ना एक जहर हमारे समाज में थोपा गया राजनीति में आने के लिए, वोट लेने के लिए, इस जहर के साइड इफ़ेक्ट इलाज से ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। इलाज का उतना फ़ायदा नहीं है जितना उसका नुकसान अब हो रहा है। हमें भारत को एक राष्ट्र की तरह, अखंड भारत की तरह आगे लेके जाना है, तो रिजर्वेशन जो इलॉजिकल है उसको भी रीज़न टू कास्ट वोट नहीं बनने देना है। हमें ऐसी सरकारें अब चाहिए, ऐसा जैसे आंदोलन में इन्होंने कहा ना कि हम यंग जनरेशन नहीं मानते हैं किसी भी डिवीज़न को, हमारा मुद्दा है, हमारा मकसद है भारत को आगे लेके जाने के लिए, हमारा मुद्दा, हमारा मकसद है भारत सशक्त बने, इनोवेटर बने, समाज इकट्ठा चले। तो फिर ये जो हमारे साहब आए थे सोनम वांगचुक, जो कह रहे थे नहीं जी लद्दाख के बच्चे, लद्दाख के लोग अलग होने, इम्यून होने चाहिए कि वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाएं, उनके इलाके में कोई जम्मू भारत का बंदा नहीं आए। ऐसा नहीं ना, यंग जनरेशन बोलती है कि आप हमारे घर, हम आपके घर आते हैं, देयर इज़ नो डिवीजन। तो इसी तरह हमें एक नया मॉडल लाना चाहिए हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, जो जस्टिफाइड हो, जो टैलेंट को कंप्रोमाइज़ नहीं करता हो और जो मैनिपुलेट नहीं होता हो। इसके बारे में अब डिस्कशन शुरू होनी चाहिए, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनना है और वो कमज़ोरियों की वजह से और वीकनेसेस की वजह से नहीं बन पाएगा। तो रिजर्वेशन समाज को तोड़ रही है, चाहे वो मिनॉरिटी की हो, चाहे वो मेजॉरिटी की हो, चाहे वो कास्टिज्म की हो, चाहे वो किसी की। हमारे को सिर्फ फैसिलिटी इक्वल चाहिए और रिजर्वेशंस होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि हमें किस जगह पे कौन लोग चाहिए, किस टैलेंट के लोग चाहिए। अपॉर्चुनिटी कमी नहीं चाहिए हमारे को।
बीज को पानी एक जैसा मिले फिर कौन सा बीज पेड़ बनता है, ये फोर्सफुली बीज को हम नहीं कह सकते। और जो पेड़ बन रहा हो उसको पानी दे के और बड़ा पेड़ बनाना है। लेकिन अगर कोई बोलेगा नहीं जी मैं बीज को आर्टिफिशियली ट्रीट करके पेड़ बना के छोड़ूंगा, तो फिर उस बीज में फल नहीं आते। तभी मैंने कहा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये इटर्नल दोष हैं, इनके ऊपर बेस नहीं करना है किसी काम को। तो जो अब डिबेट शुरू हुई है रिजर्वेशन की, कि इसको रिव्यू करना ज़रूरी है भारत को विकसित बनाने के लिए, ये भी काम जो है ये यंग जनरेशन को देना है कि आप इसका बीड़ा उठाओ, क्योंकि आपको इफेक्ट करती है। आप डिसीजन लो, आपने अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ कैसे चलना है। कि एक इंसान है जो रन अच्छे बना रहा है और भारत को आगे लेके जाना है, और एक इंसान है जो सिर्फ इसलिए क्रिकेट टीम में आना चाहता है कि उसको लगता है कि इसमें पैसा है, इसमें फैसिलिटी है, और फैसिलिटी उसको पूरी मिल रही है, लेकिन वो कोशिश करता जा रहा है, रन नहीं बन रहे, विकटें नहीं आ रही, तो उसको समझना है ना कि शायद मैं फुटबॉल अच्छा खेल सकता हूँ, शायद मैं हॉकी अच्छी खेल सकता हूँ। इसलिए एजुकेट करना है, अवेयर करना है। और अब जो बात शुरू हुई है डिबेट, डिस्कशन रिजर्वेशन की, इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। और जो FCRA का फंड आ रहा था NGOs को, जिसके बदौलत भारत को डिस्टर्ब किया जा रहा था, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में उसके बारे में स्ट्रॉन्ग बिल आना चाहिए। और ये जो पूरा पिछले 1-1.5 महीने का घटनाक्रम चला, इससे क्या पॉजिटिव हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं वो समझना है। यंग वर्ल्ड जो है ना वो यंग होता है, बाकी कंट्रियों के लिए जनरेशन प्रॉब्लम होगी, भारत के लिए यंग जनरेशन जो है ये एक असेट है, और इसको असेट के तौर पे ही लिया गया, उसको उसी तरीके से ट्रीट किया गया, लेकिन इसको बचाना है गलत हाथों से। और वो जिम्मेवारी बनती है हम सबकी, परिवारों की, देश के नेताओं की और नीति को बनाने वालों की, कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर की जो मैनिपुलेशन है उसको समझें, और देश के दुश्मनों का जो थॉट एजुकेशन में साइलेंटली एंटर कर गया है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें। आज चर्चा की एक होप और उम्मीद के साथ। उम्मीद है कि जो मैं बात करता हूँ देश और समाज और लोगों के काम आए, क्योंकि एक्सपीरियंस हुआ है, और जिस तरीके से देश आगे बढ़े वही हमारा मकसद है इस चर्चा को करने का, आप सबके साथ बात करने का, जुड़ने का। क्योंकि अपना धर्म अपने देश और समाज के लिए प्रति निभाना ही सबसे बड़ा जो है ह्यूमन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है। राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता, और हम लकी हैं कि हमारा राष्ट्र भारत है। हम लकी हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जिसका DNA ऐसा है, जिसमें राम, कृष्ण, परमहंस, विवेकानंद, राजा विक्रमादित्य, रानी झांसी को तो मॉडर्न वर्ल्ड में जानते हैं, जिस देश ने कभी किसी देश पे अननेसेसरी आक्रमण ही नहीं किया, जो देश ऐसे सनातन को मान के आगे चलता है, जो किसी भी देश में जाके उसको नहीं बोलता है कि तू अपना फेथ छोड़। गीता में पता है क्या लिखा है? अर्जुन दूसरे का धर्म ढर देता है, तू अपने धर्म का पालन कर। तो कन्वर्जन का तो नाम ही नहीं है। और उल्टा कहा गया, अगर आप अपना फेथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी, इटर्नल ड्यूटी छोड़ के दूसरे की ड्यूटी देने जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा देश, ऐसा समाज जिस देश में हम पैदा हुए हैं, मिला हो तो पैदा होना ही ब्लेसिंग है भारत में। बाकी ये फैसिलिटियों को कुछ कुछ कहना, ये टेम्परेरी फेज़ है। जनरेशन को होप हुई है। ये बच्चे जब गाली गलौज दे रहे थे, दुख हो रहा था, तो मैंने कहा आज कंक्लूजन में ये रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा। इन्होंने, दीपके ने कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में लिया था, इनको कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया गया यंग माइंड्स को, फिर ये वहाँ से गायब हो गए। ये हो सकता है किसी एजेंसीज या किसी इंटरनेशनल फंडिंग से आए हो, लेकिन जो जनरेशन वहाँ आई थी, जो लोग, बच्चे वहाँ आए थे, वो इनमें से किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। वो एक होप, उम्मीद के साथ आए थे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें माननीय है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर आप किसी को गाली देते हो तो आपको सज़ा होनी चाहिए। तो जिन्होंने गालियाँ दी हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, तभी कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। और जो ये लोग इम्यूनिटी मांग रहे थे, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है कि आप किसी को इम्यूनिटी दे दो, आप किसी की गलतियों को माफ़ कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजनिंग है, लॉ के अंदर जो प्रोविजनिंग है, जिन्होंने तोड़ा है वो भुगते, और उसी से यंग जनरेशन भी सेटिस्फाई होगी। बजाय इसके कि ये कहा जाए नहीं जी हमारे पे जो आपने धाराएं लगाई हैं वापस ले लो। गवर्नमेंट ने थोड़ी लगाई हैं, आपने लगवाई हैं। कोर्ट में ट्रायल चलेंगे,
भारत का कानून उसको देखेगा। अगर आप इनोसेंट साबित होंगे, इनोसेंट हो जाओ, अगर आप कल्प्रिट साबित होंगे, सजा भुगतो, फिर ही तो कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बाईपास कर रहे हो तो इसका मतलब आप बच्चों को धोखा दे रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए हैं सामने, आप अपने किसी मतलब को सामने लेके आए हो जो आप पूरा करने के लिए वचनबद्ध थे, किसी के साथ फंडिंग उठा रहे थे किसी से। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो तो सबसे पहले आप सरेंडर करोगे कि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो हमने कानून तोड़े हैं, और अगर वो बुक होते हैं, पुलिस का काम तो एफआईआर लगाना है ना, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फिर फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। आप भी कंटेस्ट करो, गवर्नमेंट भी कंटेस्ट करेगी। अगर जज साहब को लगेगा कि आप इनोसेंट हो, आपको मिल जाएगी माफ़ी, और अगर जज साहब को लगेगा आप कल्प्रिट है, भुगतो। लेकिन आप कह रहे हो जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम करेंगे टू हार्म द कंट्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई कुछ सालों के बाद, भारत को आज़ाद होने के कुछ सालों के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल बाद में डेमोक्रेसी को मिसयूज करने के लिए किया जाए और भारत को अस्थिर बनाने के लिए किया जाए। इसलिए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला रहे हैं। तो आपकी जो बात थी वो जस्टिफाइड नहीं है। जो लीडरशिप सीजेपी की आई थी, जो लोग वहाँ बैठे थे, कोई इम्यूनिटी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। कानून में रह के अगर काम किया आपने, डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कानून के तोड़ा है तो आपने खुद ही का कानून का पालन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना है। तो मेरी ये सरकार से, सब थिंकरों से रिक्वेस्ट होगी कि इस प्रोटेस्ट को एक पॉजिटिव प्रोटेस्ट की तरह लिया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्रोमाइज नहीं कराया जाए। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।